Hello students, welcome back to my channel Biogene, and this is my lecture 7 regarding the male reproductive system. We will be doing male reproductive system में spermatogenesis and एक briefing हमने ले ली थी वहाँ पे जो basic process है हमने उसके बारे में discuss कर लिया था. हम आगे उसके बारे में discuss करते हुए आगे चलेंगे so that we can go in the further details of that process. हाँ जी. Taking a recap from the previous lecture, spermatogenesis is a formation of sperm or spermatozoa from spermatogonial cells. इसमें मैंने डिस्कस किया था कि 3 phases हैं. First phase is multiplicative phase, जिसके अंदर जो आपका स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते जा रहे हैं, जिसको हमने टाइप ए और टाइप बी में डिवाइड कर लिया था. यानी 2 तरह के बनते हैं. टाइप ए जो है वो एज अ स्टेम सेल बिहेव कर रहा है और टाइप बी जो है they enter into next phase, that is growth phase, and increase in size to become primary spermatocyte. Now this primary spermatocyte, it enter into maturation phase, और जब ये maturation phase में enter किया तो उसके बाद इसने अपना meiosis 1 complete किया और आपके पास बन गए secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes, now they complete their meiosis 2 and form another cells that is called spermatids, और फिर spermatids जो थे वो चेंज होकर बन गए आपके sperm, और इस प्रोसेस को हमने कहा स्पर्मियोजेनेसिस. ना ये मैंने आपको उस टाइम भी डिस्कस किया था कि जो स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है, दिस इज योर स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड जो है वो इस तरह से राउंडेड है और ये हमारा स्पर्म बन रहा है. अगर हम बेसिक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में दिस इज द हेड, ये हेड है. इस हेड में there is elongated compact न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट के साथ है. नाउ इसके ऊपर यहां पे there is acrosome which contains sperm license, यानी ऐसे एंजाइम्स जिन्होंने ओवम की मेम्ब्रेन को जाकर पियर्स करना है. दिस इज हेड एंड हियर इज स्मॉल नेक, जिसमें हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं इस तरह से. 2 सेंट्रियोल्स which we call proximal centriole and this is distal centriole. So this is a small neck, basically depression है बेस पे हेड के, और ये पड़ा this is middle piece. इस मिडिल पीस में ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि डिस्टल सेंट्रियोल इलोंगेट हो जाता है, और ये इलोंगेशन कब होती है, जिस टाइम पे स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी स्पर्मेटिड से जब स्पर्म में चेंजेस आ रही हैं. तो अगर हम देखें, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म साथ साथ डिस्कस कर रही हूं, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है दैट हैज चेंज्ड इनटू एक्सियल फिलामेंट, जो कि मिडिल पीस में आ गया है, और इस एक्सियल फिलामेंट के ऊपर स्पाइरली रैप्ड
इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं जो कि एक स्पाइरल फैशन में रहते हैं इसके ऊपर. दीज आर कॉल्ड नेबन कर्न. Nebenkeern, Nebenkern. So what is Nebenkern? It's a spirally wrapped mitochondria, and this middle piece now extending into the tail. Tail को we also called as flagellum because इसके अंदर ये जो axial filament है इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे कंटिन्यू हो रहा है. और ये जो फ्लैजिलम का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फ्लैजिलम में बाहर की तरफ 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं, बीच में 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स होते हैं. दीज आर 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स और इसके आसपास आपको 9 फाइब्रिलर अरेंजमेंट मिलता है. तो 9 + 2 अरेंजमेंट आपको टेल के अंदर मिल रहा है. दैट इज व्हाई कॉमनली हम टेल को फ्लैजिलम भी कह सकते हैं. दिस मिडल पीस और ये वाला जो हिस्सा है, जो टेल वाला हिस्सा है का, इसमें जो हम फ्लैजिलम के एक्सोनीम और शैफ्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नजर आता है. सो ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं राउंडेड स्पर्मेटिड से स्पर्म में होने में हो रही हैं, ऑल दीज चेंजेस दे अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. तो क्या क्या हुआ इसके अंदर? इसके अंदर हुआ सबसे पहले तो राउंडेड से इलोंगेटेड और कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस बन गया. तो अगर मैं लिखूं इवेंट्स और चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, तो क्या क्या चेंजेस मुझे दिख रही हैं इसके अंदर? नाउ आई कैन सी नंबर 1, अगर मैं यहां पे देखूं, अब मैं ये रफ क्वेश्चन कर रही हूं, अगर मैं इसमें अब आपको चेंजेस डिस्कस करती हूं, तो चेंजेस डिस्कस करने में व्हाट आई कैन सी, फॉर्मेशन, इलोंगेशन और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट elongated nucleus, then formation of acrosome, एक्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ, साइटोप्लाज्म एक थिन फिल्म की फॉर्म में आ गया, यह रिडक्शन इन, और साइटोप्लाज्म हैज अ फिल्म इन middle piece, formation of Nebenkern. Now what is this Nebenkern? That is spiral arrangement of mitochondria, arrangement of mitochondria, formation of axial filament. ये कहां से बना? ये बना जी आपका from distal centriole. Then tail formation, tail का फॉर्मेशन हुआ. इसके अलावा जो मेजर ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी ऑलमोस्ट इसके खत्म हो जाते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड, एंड दिस इज ऑलमोस्ट, ये हम जो बात और भी चेंजेस हैं, हमने तो यहाँ मेन इवेंट्स डिस्कस किए हैं. ये जो सारा रिडंडेंसी ऑफ द, जिसको हम कहते हैं कि जो रिडंडेंट सब्सटेंसेस होते हैं ऑफ द साइटोप्लाज्म, उनका लॉस और रिडक्शन हो जाता है, और दूसरे ऑर्गेनेलीज का भी लॉस या रिडक्शन हो जाता है. नाउ दिस इज द चेंजेस. ये सारी चेंजेस किसके अंडर हो रही हैं? दिस इज अंडर स्पर्मियोजेनिक फैक्टर्स which are released by Sertoli cells under the effect of hormone FSH, follicle stimulating hormone के effect के अंदर ये सारी चीजें आई हैं. So we have discussed about the changes in the spermiogenesis and the structure of the sperm. Now अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि भी हमारा स्पर्म बन गया, स्पर्म यहाँ से जब बना तो कल लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो सर्टोली सेल्स हैं इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे साइड पे, ये जो स्पर्म
डेवलपमेंट के दौरान चेंजेस जो आ रही हैं उसमें इस तरह से ये ल्यूमन की तरफ जाते हैं। नाउ सर्टोली सेल से निकलकर दे एंटर इनटू ट्यूबुला इरेक्टी, देन दे अंडरगो रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया एंड फाइनली एंटर इनटू एपिडिdymis। एपिडिdymis में जब वो गए और फर्स्ट पोर्शन ऑफ वास्ट डेफरेंस, इसके अंदर हमारा जो स्पर्म है वो स्टोर भी होते हैं। तो स्पर्म का स्टोरेज यहां पे हो रहा है। इसके अलावा फाइनल मैच्योरेशन, बेसिकली मैच्योर तो पहले भी हो रहा था, फाइनल मैच्योरेशन यानी उसके टेल की मूवमेंट्स हैं या फर्दर जो मैच्योरेशंस रहती हैं, फर्दर मैच्योरेशन आई मस्ट से, ये सारी की सारी यहां पर आपके एपिडिdymis और वास्ट डेफरेंस में आती है। नाउ वास्ट डेफरेंस और वास्ट डेफरेंस का फर्स्ट पोर्शन और एपिडिdymis का जो कॉडा पार्ट है यानी कि टेल पार्ट है, वहां पे मेजर इसका स्टोरेज होता है। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ अगर हम मेल हार्मोन की बात करें कि हार्मोनल कंट्रोल मेल का किस तरह से चलता है, मेल की सिस्टम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें इसका हार्मोनल कंट्रोल क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेंशन हियर दैट इज द sudden increase in GnRH. This is gonadotropin releasing hormones from hypothalamus. ये कब हो रहा है? Increase in GnRH जब gonadotropin hormones के increase हो रहे हैं उस टाइम पे प्यूबर्टी के दौरान ये सारे इंक्रीज आता है, एकदम से आता है, सडन स्पॉट आता है। ये स्पॉट रिलीज कर रहा है गोनाडोट्रोपिन्स को फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। नाउ दीज गोनाडोट्रोपिन्स आर FSH and LH. FSH is follicle stimulating hormone and LH is luteinizing hormone और interstitial cell stimulating hormone. Now ये जो LH है, it is working on the Leydig cells. हमने डिस्कस भी किया था Leydig cells कहाँ होते हैं, सेमिफेस ट्यूब्यूल्स के बाहर यानी कि स्ट्रोमा में। दो तरह के सेल्स हमने डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स एंड Leydig सेल्स। ये सेल्स एंड्रोजन्स रिलीज करते हैं। सो जो मेल हार्मोन है, मेनली जिसकी हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की, यानी कि एंड्रोजन्स इज अ कलेक्टिव नेम गिवन फॉर मेल हार्मोन्स एंड वन ऑफ द मेजर हार्मोन इज द टेस्टोस्टेरोन। सो ये जो टेस्टोस्टेरोन हो रहा है, ये क्या काम कर रहा है? इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है और स्पर्म की मैच्योरेशन में भी और वायबिलिटी में भी हेल्प करता है। नाउ ये जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेसिकली इसने स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करने का काम करना है, बट हम यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, इट इज वर्किंग ऑन सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के ऊपर जब काम हो रहा है तो सर्टोली सेल्स नेचुरली स्पर्मियोजेनिक फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब FSH ने काम किया तो सर्टोली सेल्स ने क्या काम किया? इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि जो स्पर्मियोजेनेसिस का काम हो रहा है वो सारा यहाँ से हो रहा है। सर्टोली सेल से एक और हार्मोन भी निकलता है जिसको हम इनिबिन कहते हैं। नाउ ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन हुई, दिस इज अंडर द इफेक्ट ऑफ द FSH, जिसमें वाया सर्टोली सेल्स और नर्व सेल्स भी रोल प्ले हो रहा है। तो जिस टाइम पे इनफ टेस्टोस्टेरोन होगी एंड इट इज स्टिमुलेटिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है
यानी इफ दिस लेवल इज इंक्रीज्ड तो ये जो है हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर नेगेटिव फीडबैक देता है और हाइपोथैलेमस पे भी नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम हो जाए। नाउ सर्टोली सेल से हमने एक बात और भी पढ़ी थी, यहाँ पे एक पेप्टाइड हार्मोन था एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाउ दिस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि सर्टोली सेल से निकलता है, उसका काम है टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करना, सो दैट हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनल वेस्टिब्यूल, ताकि जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो ठीक तरह से चलता है। दिस इनिबिन आल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन FSH, तो ये नेगेटिव फीडबैक दे रही है FSH के ऊपर अगर जो है लेवल्स FSH के ज्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज समहाउ द कंट्रोल ऑफ द मेल हार्मोनल सिस्टम। सो अगर हम वापस अपने रिकैप पे चलते हैं तो मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस डिस्कस किया था, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारे फर्दर स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं, मदर सेल से फर्दर बन रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। फिर जो टाइप बी हैं वो ग्रोथ फेज में एंटर कर रहे हैं, प्राइमरी बना रहे हैं, जिसमें ग्रोथ फेज से मैचुरेशन फेज में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों हो रहा है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर मैं इस सारों को नटशेल में कर देती हूँ तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो मेजर दो हिस्सों में आ रहा है। वन इज द फॉर्मेशन ऑफ spermatid from spermatogonia, and second is the spermiogenesis, or we call it as spermatiliosis। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके अंदर आपके दोनों फेसेस आ गए, मल्टीप्लिकेटिव फेस भी आ गया और आपका मियोसिस भी आ गया, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव फेस हुआ और ग्रोथ फेस भी आ गया और मियोसिस भी हो गया। अगर हम इस तरह से देखें तो जब मल्टीप्लिकेटिव फेस हो रहा था तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, दिस इज व्हाट आई कॉल स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो मतलब अगर मैं प्रोसेसेस वाइज बोलूं तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और मियोसिस ये दोनों प्रोसेस इस पहले इवेंट्स के अंदर हो गए। सेकेंड इवेंट के अंदर आपका जो हुआ दिस इज व्हाट यू कॉल स्पर्मियोजेनेसिस, और यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनने का काम था वो इसके अंदर हो गया। जबकि इन दो फेजेस में क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया से हम शुरू हुए थे, हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे पहुंचे और फिर हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे भी गए एंड देन हम स्पर्मेटिड्स पे भी गए। तो अगर आप सारे इवेंट्स को रिलेट कीजिए, सो दिस इज द समरी ऑफ द process of the spermatogenesis with the structure of sperm we have already discussed it। viability of sperm हमने कर लिया था डिस्कस कि 24 to 48 आवर्स जो है आउटसाइड द मेल जो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रहती है। अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का टाइम लेता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होने में। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्यूबर्टी में शुरू होता है और थ्रू आउट लाइफ रहता है। नाउ ऑलमोस्ट कोई आपके पास एक एवरेज डाटा है 10⁻15 to 10⁻18 स्पर्म्स ऑलमोस्ट बनते हैं पर डे के हिसाब से। बट जो एक इजैकुलेशन में हमने स्पर्म्स का काउंट किया था वो था 3 to 4 ml ऑन एन एवरेज। मेल का जो इजैकुलेशन होता है सीमन के अंदर, उसके अंदर अराउंड 200 to 300
300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। कई किताबों के अंदर ये डाटा 300 to 400 भी दिया हुआ है, लेकिन जो अभी के एनसीईआरटी है वो इसको 200 to 300 मिलियन देती है। सो अप टू योर चॉइसेस कि जो भी हम आंसर करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, पर बेटर होगा कि अगर हम एनसीईआरटी को ही अपना लेके चले। सो दैट इज द बेस्ट वे टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू।